होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट, मुल्क में नए DGISI तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर 2024 को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और इस वक्त जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पे अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं और वो अपने कोर्स में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल कर चुके हैं, जिसको एजाजी शमशीर कहा जाता है। और किसी भी कैडेट के लिए, किसी भी प्रोफेशनल सोल्जर के लिए ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन होती है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ USA और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ UK यहाँ से ग्रेजुएट भी हैं और एक फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक ये भी को कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं और इनको फ़ौज में जनरल GM मलिक के नाम से पहचाना जाता है। तो एक जनरेशनल सोल्जर हैं ये, प्रोफेशनल सोल्जर हैं ये, और इनका एक फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। और बड़ी अहम तैनाती, बड़ी अहम डेवलपमेंट आज ये हुई है पाकिस्तान में नए DGISI की तैनाती, जो कि 30 सितंबर को अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। पाकिस्तान में अक्सर हलकों के लिए नए DGISI की तैनाती आज एक सरप्राइज़ के तौर पे सामने आई और पाकिस्तान में इस हवाले से सवालात और क़यास आराइयाँ और चहमगोइयाँ इनका आगाज़ हो गया कि नए DGISI जब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे तो उनकी पॉलिसी क्या होगी। पॉलिसी पाक फ़ौज की बतौर इदारा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम हैं। इसके अलावा कोई पॉलिसी अफवाज पाकिस्तान की नहीं होती। वही पॉलिसी होती है जो आईन पाकिस्तान के तहत और कवानीन के तहत होती है। वही पॉलिसी है जो पाकिस्तान की नज़रियाती और पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई सरहदों की हिफाजत के लिए है। और वही पॉलिसी होती है जो पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद और पाकिस्तान के अवाम और रियासत के फ़लाह व बहबूद के लिए अव्वलीन और मुक़द्दम हो। यही पॉलिसी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और आपको याद होगा कि इस वक्त जो DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो कि अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने टेन्योर में की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मैंने भी ये सवाल किया कि जो इस वक्त इदारे की पॉलिसी आप बता रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के फलाह, तो ये क्या सरबराहान की तब्दीली के बाद भी यही सूरत हाल जारी रहेगी? तो उस वक्त भी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने यही कहा था कि जो भी आए और जो भी जाए इदारे की पॉलिसी यकसां रहेगी। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान में आज एक और दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है और वो आई है सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे रिजर्व सीटों के हवाले से तफसीली फैसला 71 दिन के बाद आ गया है और ये तफसीली फैसला 70 सफ़हात पे मुश्तमिल है। और इस फैसले में अपहोल्ड किया गया है, डेफिनेटली अपहोल्ड किया गया है जो शॉर्ट वर्डिक्ट था और उसको मज़ीद डिस्क्राइब एंड डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन इस फैसले के सामने आने के बाद हुकूमत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उसका कोई मूड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करने का। सो अब क्या होगा? पार्लिमान बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट, मुक़न्नना बामुकाबला अदलिया इदारों की लड़ाई, क्या इसका एक नया तफसीली मोड़ सामने आएगा? और इलेक्शन कमीशन इसमें अपना क्या किरदार अदा करेगा? इलेक्शन कमीशन पार्लियामान की कानून साजी को मुकद्दम रखेगा क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त भी जा चुका है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले को? इसी मुद्दे के हवाले से आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, PMLN से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा है खलील ताहिर सिंधु साहब, और मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून हैं जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले जो नए DGISI की तैनाती हुई है इस पर आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स प्लीज़।
हाँ जी, इंटरनल चेंज है, फ़ौज में इंटरनल चेंज होती रहती हैं। देखें, अब आगे देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी। बाकी जो पॉलिटिकल डोमेन है वो पॉलिटिशियन ने ज़ाहिरी बात है उसमें झगड़ा करना है, लड़ना है, अपने मसाइल को लेके आगे चलना है। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, ज़ाहिरी बात है जो रवैया नज़र आ रहा है उसकी वजह से टेंशन तो क्रिएट होगी पॉलिटिकल फील्ड में, तो वो उसको फॉलो अप करेंगे, देखते हैं। तवक्कुआत क्या हैं आपकी, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं नए DGISI से जब वो 30 सितंबर को टेकअप करेंगे और 30 सितंबर को ही 63A का केस भी जो है मुकर्रर हो गया नजर सानी का? अच्छा, उसमें देखें वो नज़र सानी का तो मुकर्रर हो गया, मगर देखें रिसेंटली ये ऑर्डिनेंस लाए थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, ठीक है, और मंसूर अली शाह साहब का नोट भी आपके सामने से गुजरा होगा, ठीक है। तो अभी अमेंडमेंट इन जो ऑर्डिनेंस इन इट सेल्फ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो गया है, और उन्होंने कहा है कि जब तक फुल कोर्ट रेफरेंस उस पर ना करे या इसकी लीगैलिटी डिटर्मिन ना हो तो मैं इसका हिस्सा ही नहीं बनना करूंगा। तो वो नहीं, मुझे पहले मेरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दें कि नए DGISI जो 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या है PTI के उनसे? देखिए, एक्सपेक्टेशन ही हमारी तो एक ही एक्सपेक्टेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग में जो स्पेस है हर इदारे की उसको फॉलो किया जाए, ना पार्लियामान हमला करे अदलिया पे, ना अदलिया इनरोड करे दूसरे किसी के राइट्स पे, और इसी तरह मिलिट्री है उसका एक अपना स्फेयर है, हर कोई अपने स्फेयर में काम करे, और जो बैलेंस डेलिकेट बैलेंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है उसको हर सूरत मेंटेन करना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन PTI की ख्वाहिश रही है ना, बल्कि ख्वाहिश के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमली इक़दाम भी हुए ना कि आप लोग एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के ख्वाहां हैं, और बातचीत कहीं ना कहीं हुई भी है। नहीं, देखें, ख्वाहिशात तो देखें सारों की शुरू से चलती आई हैं, ठीक है, और वो ख्वाहिशात क्यों जन्म लेती हैं कि जब एक इदारा अपनी फील्ड से बाहर खेल रहा हो तो तभी ख्वाहिशात जन्म लेंगी। लेकिन जब इमरान खान ये कहेंगे कि मैंने बात ही एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, जब इमरान खान ये कहेंगे मैंने बात ही एस्टैब्लिशमेंट से के हवाले से बात हो रही ना, वो देखिए सर 9 मई हो चाहे जो भी हो, सियासी फोर्सेस बात तो नहीं करेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट से। एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में क्या काम सर? नहीं, सियासी आप देखें, आप शुरू से स्टार्ट कर लें ना, देखें आप आज की ना लें, आप 1990 से शुरू करें, असगर खान केस से हिस्ट्री उठानी शुरू कर दें, जो रीसेंट टाइम की बात कर रहे हैं, जनरल दुरानी का रोल देख लें, उसके बाद जितने स्पाई मास्टर आप रहे हैं उनके रोल देख लें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी ना किसी हद तक रही है तो तभी ये डायलॉग की बात आती है ना, अगर इंटरफेरेंस ना हो तो कौन डायलॉग करेगा। ठीक है, मैं ज़रा खलील ताहिर सिंधु साहब से भी इस पे कमेंट ले लूँ नए DGISI की तैनाती के हवाले से। वाज देयर अ सरप्राइज खलील ताहिर सिंधु साहब, गवर्नमेंट के लिए भी, आपके लिए भी, या द केस वाज अदरवाइज, द मैटर वाज अदरवाइज? फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बात करते हैं। ये तो उनका एक अंदरूनी मामला है, वो बिल्कुल ज़ाहिर है उनके वो चेंजेस करते हैं, कभी किसी को लाते हैं कभी किसी को लाते हैं, तो इस पर हमें इतनी ज़्यादा बात नहीं है, तो उनका अपना काम है। और जो कुछ आपने अपने इंट्रो में कहा, मेरा उसकी उस वजाहत के बाद जिस लेवल पे आपने बात की कि फौज का काम क्या है, फौज क्या करना चाहती है, फौज ने क्या करना है, और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, तो उससे बढ़कर आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। खलील ताहिर साहब, ये जो DGISI की अपॉइंटमेंट है ये वज़ीर आज़म करते हैं, आई एम श्योर कि आप जानते होंगे इस चीज़ को। आपने कहा कि जो अपने अंदर ही वो अपॉइंटमेंट्स करते रहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं सर? नहीं, उनको ज़ाहिर कंसल्टेशन तो होती है ना, एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होती है, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होती है ना, तो इसमें ऐसी कोई आपने कहा कि फौज का इंटरनल मैटर है और वापस में करते रहते हैं अपॉइंटमेंट। सर, ये फौज की अपनी इंटरनल अपॉइंटमेंट नहीं होती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होती है, उसके बाद अपॉइंटमेंट। नहीं सर, तीर आपकी कमान से निकल गया है। आपने ये कह के कि जी फौज का अंदरूनी मामला है, वो करते रहते हैं अपॉइंटमेंट्स, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपने एक तरह से बता दिया कि शायद प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। नाम जाते हैं, उनको भेजा जाता है, और जिसकी भी ये इस प्रेरोगेटिव एंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई नो दिस, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है, तो इसमें तो ऐसी कोई इतना इसमें कोई गरीदा को चंबे वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तफसीली 71 दिन बाद आया है, 70 सफ़हात का तफसीली फैसला है, हुकूमत लगती नहीं है इस मूड में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करे, तो हेड्स ऑन कोलिशन की तरफ आप लोग जा रहे हैं? मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है शाह जमील साहब, हम उनके सामने यहाँ पेश होते रहे, मैं भी, न्यायाधीश साहब भी, और इज अ वेरी कॉम्पिटेंट जस्टिस। अब मैं तो उनको हमेशा कहूँगा वो मुझे इस पे मुझसे भी ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे, लेकिन जो कुछ ये किया है, अब मेरा राइट बनता है एज ए लॉयर कि मैं इस जजमेंट पे बात कर सकूं। ये कैसे हो सकता है कि शादी किसी की हो ना और उसको तलाक पहले हो जाए? मांगा आपने कुछ है नहीं और आपको सारा कुछ मिल जाए, वो तो अल्लाह पाक दे सकता है ना, कि आपको बिन मांगे मन सलवा दे दे या जो कुछ मर्जी दे दे। तो ये किस तरीके से ऑनरेबल जजेस साहबान ने बिल्कुल ठीक फरमाया, दो जजेस साहबान ने,
कि आपको आर्टिकल 63 जो उसकी जजमेंट इंटेक्ट कर रही है बंदियाल साहब वाली, आप उसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं? आप आर्टिकल 51 को जो 4 है सब सेक्शन 4 उसको किस तरह चेंज कर रहे हैं? आप 106 को किस तरह चेंज कर रहे हैं? जब आइन में लिखा है कि 3 दिन में आपने जमात बदलनी है, आप खुद उनका फैसला है कि अगर कोई बंदा जमात एक बयान अल्फी उधर दे दिया अपना सुन्नी आदमी, आप दूसरा बयान अल्फी ऑनरेबल जजेस साहब कह रहे हैं जिसमें वो पार्टी भी नहीं है तहरीक इंसाफ, और मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब कमल शोजब के वकील थे, मेरी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, और ये 2 जजेस ने अपने जजमेंट में भी लिखा है जो पहले जिसको ये माइनॉरिटी जजमेंट कह रहे हैं, उन्होंने खुद फरमाया कि ये पीटीआई की जो सीटें नहीं बनती। कंप्लीट जस्टिस का हरगिज़ मतलब नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस साहब आपके सामने है कि आप कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये लिया गया है कि पीटीआई को सीटें दे दी जाए जिन्होंने कुछ मांगा नहीं है। इस तरह से तो नहीं हो सकता ना। नहीं, उसकी भी वजाहत कर दी है ना पैराग्राफ 117 में, उसकी भी पैराग्राफ कर दी है मौजूद 8 जजेस ने पैराग्राफ 117 में कि ये अवामी मफाद का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट किसी टेक्निकलिटी की, किसी कायदे की, किसी ज़ाब्ते की पाबंद नहीं है जब अवामी मफाद का मामला आ जाता है। नहीं देखिए, को अगर आपकी अगर को है ना अपना आपकी पावर जो है जिसको आप कहते हैं कि आप अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, वो भी ऑनरेबल जस्टिस साहब फरमाएंगे वो भी जुडिशियल मानों में पावर इस्तेमाल करनी होती है। ये नहीं होता कि आप जो मर्जी कह दें। इस तरह हमारी तरफ हुआ जब हमजा साहब की तरफ से जस्टिस मोहतरम बंदियाल साहब ने फैसला दे दिया कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे, डिसमेंबरी में होंगे, भी एक काम ही नहीं हुआ है, गुनाह ही नहीं हुआ, तो उसकी सजा कैसे दे रहे हैं? और अगर वो इंटेक्ट कर रही है तो ये तो पार्टी नहीं है, किसी सतह पे भी पार्टी नहीं है ना। तो यानी कि आपकी हुकूमत तौहीन अदालत की तरफ जा रही है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करेंगे, आपकी मर्जी का, आपकी मंशा का नहीं है तो आप अमल नहीं करेंगे। जरूरी नहीं होता कि जजमेंट की हिफाजत करना, आइन की हिफाजत करना जरूरी होता है जी। ओहो, दैट्स अ हेड्स ऑन कोलिजन। बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, आपको तौहीन अदालत की बू आ रही है यहाँ से? जी वो तो देखें, स्पीकर साहब ने जो लेटर लिखा है वो इसी इंटेंशन को इन्होंने इस फुल जजमेंट आने से पहले ही शो कर दी थी अपनी इंटेंशन, और ये उसी तरफ जा रहे हैं। इन्हें रियलाइजेशन ही नहीं हो रही कि ऑलरेडी इन पे एक टैग लगा हुआ है अदलिया पे हमले का। ये लेकिन बैरिस्टर उमैर साहब, आप लोग क्या कर लेंगे? ये नहीं सीटें अगर आपको दी जाती हैं, और अब तो स्पीकर ने एक टेबल भी, मिजानिया भी जारी कर दिया। बात है देखें, हमारे करने ना करने की बात नहीं है, ये ओवरऑल सिस्टम को वीकन कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कानून मौजूद है, जिस आइन की ये हिफाजत की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 51 उसमें क्लियर है। वो कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का निज़ाम मुल्क में राइज है, जो जीत के आएगा उसको उसके वज़न के हिसाब से सीटें मिलेंगी। इधर पीटीआई ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादती की, उसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया, सिंबल डिनाई किया था, पार्टी नहीं ख़त्म हो गई थी, इसने सबको इंडिपेंडेंट कर दिया, लोगों के टिकट्स नहीं वसूल किए, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला आया। अब ये देखें, हमारे साथ तो इससे बड़ा एक और पहले धांधली हो चुकी है। जो 8 फरवरी को हमारी 80+ नेशनल असेंबली की सीटें छीनी, अभी तक उसका फेट डिसाइड नहीं हुआ। 23 सीटें ये हो गई। क्यूमुलेटिव आप देखें इसका इम्पैक्ट कितना जाता है। आपने 17 सीटों वाली पार्टी को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। अब वो ज़ाहिरी बात है उसने तो फिर टक्कर मारनी ही मारनी है ना, क्योंकि उनका एट रिस्क है ही कुछ नहीं। उन्होंने पता है उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा दे दी है, तो अब वो सिस्टम को हिट करेंगे, मगर रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये वक्ती गेम नहीं है। देखिए, टेबल टर्न्स होते रहते हैं, एज लॉन्ग एज गेम रहे। ये तो गेम ही उल्टाने जा रहे हैं जिस तरफ ये जा रहे हैं, क्योंकि अदलिया से नुकसान ओवरऑल सिस्टम का होगा, खाली इनका नहीं होगा। तो आपको बैरिस्टर उमर साहब, आपको नजर आ रहा है कि ये मजीद लड़ाई खराब होती चली जा रही है? एक तो लड़ाई है जो बज़ाहिर पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी कशमकश भी इस वक्त चल रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज खत लिख दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से, आपके ऑर्डिनेंस को, पार्लियामेंट की कानून साजी को, पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस को क्वेश्चन कर दिया उन्होंने। तो ये कहाँ तक जाएगा मामला, इसका अंजाम क्या होगा इस सब का? बैरिस्टर उमैर साहब जी, मुझसे पूछे। अच्छा देखिए जितनी ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं ना, ये नीड बेसिस पे लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हर स्टेप को काउंटर कर रहे हैं। जैसी रिजर्व सीट का फैसला आया, शॉर्ट ऑर्डर आया, इन्होंने इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की। फिर इन्हें आया कि क्लैरिफिकेशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने फॉरेन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड कर दिया। फिर जैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला प्रोसेस फेल हुआ तो इन्होंने फॉरन जो है ना 63A की तरफ देखना शुरू कर दिया। मतलब ये सारा रिएक्टिव
अप्रोच है। और खाली क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह उसकी तज़दीक करें। देखिए सुप्रीम कोर्ट इदारा है, हमें समझना चाहिए जिस तरह पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट है, कोई डिनाई नहीं करता कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट के पास बिल्कुल इख्तियार है, मगर वो लामहदूद तमाम इदारों की इज्जत होनी चाहिए आइन और कानून के दायरे में रह के। लेकिन इस वक्त मुल्क में डिबेट चल पड़ी है ना कि सुप्रीम क्या है, कौन है, पार्लियामेंट है कि सुप्रीम कोर्ट है। मैं ये क्वेश्चन लेके सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। जस्टिस शाहिद जमील साहब ने ज्वाइन कर लिया, फाइनली उनका जूम स्काइप जो है वो कनेक्ट हो चुका है। शाहिद जमील साहब, सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जस्टिस साहब, टेक्निकल इश्यूज शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं कर सका। जी प्लीज। जी, जैसे शाहिद जमील साहब, मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि इस वक्त तक आपने डेफिनेटली जो ये 70 पेजेस का तफसीली फैसला 71 डेज के बाद आया है, आपने यकीनन इन डिटेल पढ़ लिया होगा, लेकिन हुकूमत इस फैसले पे अमल करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो आपको जो मुकन्नना और अदलिया की लड़ाई है ये कितनी संगीन होती हुई नज़र आ रही है? इसका अंजाम क्या होगा? अगर इस पे अमल नहीं होता तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या नजर सानी का पहले फैसला होगा? प्लस इलेक्शन कमीशन किसकी माने? स्पीकर कौमी असम्बली ने भी एक खत लिख दिया था, पार्लियामान की माने? पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? जी, अगर तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में रह के बात करें तो मेरा ख्याल है चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इनको ज्यादा सियासी रंग दे दिया गया है और शायद हर इदारे ने अपनी अनाज का मसला बना लिया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ वही पढ़ा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और ये पावर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है। अब किसी को फैसला पसंद आना या ना आना ये एक अलग एस्पेक्ट है, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसकी रीजन से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि मैं ना मानूं या मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा या एक अदारा दूसरे को लिखे कि आप इसको इम्प्लीमेंट ना करें, बिकॉज उस पे आर्टिकल 190 बड़ा क्लियर है और बाकी के सेक्शन एनेबलिंग अगर आप पढ़ेंगे तो ये पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो कानून को कैसे इंटरप्रेट करती है। और ऑल दी एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ दे हैव टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये स्पिरिट है 190 की। राइट। अब जहां तक ताल्लुक है कानून साजी का, तो कानून साजी तो प्रीरेगेटिव है मुकन्नना का एक्सक्लूसिव, उसमें भी कोई और इंक्लूड नहीं कर सकता। अब ये फैसला आने के बाद जो अमेंडमेंट की गई इलेक्शन एक्ट में और इसको नलिफाई करने की कोशिश किया गया, ये पहली दफा नहीं हुआ। लेजिस्लेचर में बहुत सारे फैसलों को कोशिश की है कि वो अपने एक्ट पास करके या अमेंडमेंट करके उसको नलिफाई कर दें, लेकिन इसके भी कुछ कानूनी असूल हैं जिसमें जाके आप उसे कर सकते हैं। लेकिन यानी कि जैसे शाहिद साहब, सर आप समझते हैं कि हुकूमत को बाय हुक और बाय क्रुक चाहे जो मर्जी करे, चूं करे, अगरचे करे, मगरचे करे, जो भी करे, उसको अमल करना पड़ेगा इस फैसले पे? जी, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि ये फैसला उन पे बाइंडिंग है, ये मेजॉरिटी का फैसला है। लेकिन फिर रिव्यू में भी तो जाना चाह रही है हुकूमत, तो रिव्यू तक क्या? रिव्यू में जाना उनका हक है जी। हाँ। अब ये देखें, रिव्यू में जाना उनका हक है, अगर वो इसको नहीं मानते तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस है कंटेम्प्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो मैग्नेटिक, लेकिन सर ये ऐसा कैसे होगा? ये जरा एक लेमैन की समझ के लिए, क्योंकि कई लोग इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, कि अगर अभी सीटें एलोकेट कर दी जाती हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, फिर रिव्यू होती है, रिव्यू में रिवर्स हो जाता है, फिर सीटें वापस ले ली जाएंगी पीटीआई से? नहीं, मैं यही अर्ज करने लगा था कि एक तो कानून की मंशा कुछ और है, कुछ चीजें जिनको हम प्रोप्राइटरी कहते हैं। प्रोप्राइटरी मेरा ख्याल ये है कि जितना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, ये रिव्यू एप्लीकेशंस जो हैं इनको फोर्सविद यानी फौरन जल्दी लगा देना चाहिए और ऐसे बेंच के सामने लगाना चाहिए जिसका परसेप्शन जो हो वो इम्पार्शियल हो, क्योंकि ये जो अभी यानी कि कम से कम रिव्यू तक तो सीटें पीटीआई को नहीं मिल सकती। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि रिव्यू तक नहीं मिल सकती, मैं प्रोप्राइटरी की बात कर रहा हूँ।
अगर कानून की बात करें तो ये बाइंडिंग है, अगर उसको ईसीपी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि ईसीपी अगर ऐसी इंटरप्रिटेशन करे या दोबारा से उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जाए कि ये कानून आने के बाद हम कानून को माने या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने, तो कुछ डिले किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट शाहिद साहब, गालिबन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फौरी इम्प्लीमेंटेबल हो गया जब शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ था। राइट, गॉट योर पॉइंट। जस्ट शाहिद जमील साहब, गालिबन ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, सो एक ब्रेक लेते हैं, लाइव प्रोग्राम है, लेट्स कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। तो खलील ताहिर सिंधु साहब सेंटर और बैरिस्टर उमैर नाई साहब भी मौजूद हैं और कंवल दिलशाद साहब भी होंगे, सो कुछ मजीद सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है हमारे साथ खलील ताहिर सिंधु साहब सेंटर हैं और बैरिस्टर उमैर नाई साहब। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपने बैरिस्टर उमैर साहब की भी गुफ्तगू सुन ली और आपने दलाइल सुन लिए, जैसे शाहिद जमील साहब के। वो कह रहे हैं कि आप रिव्यू में जाएं, लेकिन तब तक आपको ये फैसले पे अमल दरामद लाजमी करना पड़ेगा। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, ऑनरेबल लॉर्डशिप जैसे शाहिद जमील साहब ने एक लफ्ज बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, और उसके मुताबिक ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करना है। एक चीज आप उस चीज को मांगते नहीं है, आप पार्टी नहीं होते और आपको ये सारी चीजें दे दी जाएं। सिर्फ कमर दिलशाद साहब वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, उनसे इतना मैं पूछना चाहूंगा कि अगर एक दफा उन्होंने बयान दे दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और बयान लफी जमा करा दिया, आप ये बयान लफी जमा कराएंगे पीटीआई का, तो क्या ये 62 में नहीं आते? और ऑनरेबल जो जज साहबान है हमारे बहुत काबिल एहतराम है, हमारे लिए सबकी इज्जत है, लेकिन मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ जस्टिस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सीधे तरीके इंसाफ को दे दें, तो मांग नहीं रहे। जिनके सुल्तान अकबर राजा साहब ने खुद स्टेटमेंट उनकी जो मिनॉरिटी व्यू वाली जजमेंट पहले 2 जजेस ने दी थी, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने खुद कहा कि हमारी सीटें नहीं बदली पीटीआई क्योंकि इन्होंने लिस्ट नहीं दी। और फिर आप जो इलेक्शन एक्ट है 104 उसको किधर लेके जाएंगे, इलेक्शन एक्ट 215 उसको किधर लेके जाएंगे? तो ये एक चीज बंदा मांगता नहीं, कोई पूछता नहीं, और ना उसका कोई मेंबर है ना हिस्सेदार है। और फिर ये 63 में खुद नहीं आएंगे जो जनरल अपना बदियार साहब की स्टेटमेंट है। और क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप ये कहते हैं कि वो पीटीआई के, क्या उनसे एमएनए से किसी ने पूछा गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए जब आप पीटीआई में जाना चाहते हैं? इसका मतलब ये होगा कि आज मैं क्योंकि सेनेटर हूं नून का, तो कल मैं जिधर मर्जी चला जाऊं, मैं आजाद हूं। ये डज नॉट मीन जो मेरी जाती जो जितना मुझे लीगल परसेप्शन है। लेकिन चूंकि कमर दिलशाद साहब को मेरे भाई बैरिस्टर साहब कमर साहब बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ही वाज प्रीवियस सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन बाइंडिंग होना और बात है। लेकिन तशरीह का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप आइन रीराइट कर दें। खुदा के लिए बात हमारी भी समझे कि आइन को हमने बचाना है या जजमेंट को बचाना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बसात एहतराम आने लोग जैसे आइन को बचाना है या जजमेंट को बचाना है? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि देखिए जजमेंट आती है। एक जजमेंट आई थी असद सईद खोसा साहब के साथ, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने 2 बंदे को सजाए मौजूद थी, काम ये बरी हो गई, पता चला ये 2 साल पहले फांसी लग चुके हैं। किसी ने से नहीं पूछा कि रेड वारंट किसने निकाले थे, किसी ने सुप्रीम जेल से नहीं पूछा कि रात को जब फांसी थी आपकी इनकी अपील पेंडिंग थी या नहीं थी। तो फिर ऐसे भी फैसला आता है जिनमें 40 साल के बाद माफी मांगनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अभी 63A का केस भी लग गया है ना, जिसका आप बार बार हवाला दे रहे हैं, तो वो भी अभी 30 सितंबर को जो है वो सुन लिया जाएगा, जहाँ पे एक्सपेक्टेड ये है बेंच की कंपोजिशन देख के इस वक्त कयास आराइयां हो रही हैं कि गालिबन फैसला शायद हुकूमत के हक में आ जाए। लेकिन बहरहाल लेट मी गो टू कमर दिलशाद साहब। मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, बैरिस्टर उमैर नाई से भी मौजूद है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के। कमर साहब, टू द पॉइंट सवाल आपसे करूंगी, टू द पॉइंट जवाब उसका आपसे चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग क्या है? कौमी असम्बली का पार्लियामान साजी, स्पीकर का खत जो कि लिखा गया था, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 जजों का जो फैसला आया है उसमें अबहाम है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजर सानी की दरख्वास्त जमा करवाई थी, उसमें 4 सवाल उठाए थे उन्होंने कहा था हमें इस चीज का जवाब दिया जाए कि इंटर पार्टी इलेक्शन का अभी तक हुआ ही नहीं। जब तक इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हो जाता तो हम ये सीटें मुख्तसर कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 208 और 209 के तहत ये तहरीक इंसाफ का सियासी पार्टी का वजूद ही खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ना उनका कोई चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है। इसका भी हमें जवाब चाहिए। तीसरा सवाल उन्होंने ये कहा कि लॉ ऑफ लैंड के तहत इलेक्शन एक्ट में तरमीमी आ गया, तरमीमी बिल जो हुआ है जिसमें सदर के दस्तखत हो चुके हैं, नाफिज अमल हो चुका है, लॉ ऑफ लैंड है,
उसके तहत तो ये 2017 से फैसला आना है। इसके मुताबिक 12 जुलाई का फैसला गैर फाइल हो चुका है। तीसरा सवाल उन्होंने ये कहा है कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तहरीक इंसाफ को डीलिस्ट कर दिया है। अब डिलिस्ट कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने किया है, उसका कोई वजूद नहीं है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। ये 4 सवालों का जवाब दें तो इसके बाद ही हम आगे लेकर इन चारों सवालों के जवाब कमर दिलशाद साहब आज के तफसीली फैसले में मौजूद नहीं है। इंटर पार्टी इलेक्शंस का भी जवाब दे दिया कि जब तक उसको तस्लीम नहीं किया जाता पुराने ऑफिस बेयरर्स ही रहेंगे। जो सेक्शन 208, 209 है उसके हवाले से भी जवाब दे दिया गया, बाकी चीज़ों के भी जवाब दे दिए गए आज फैसले में। सब इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अब इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है ना, वो इसलिए वो भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही खड़ा है ना। उस चीफ इलेक्शन कमीशन के वही इख्तियारात है ना जो जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। ये सारे मामला को देखते हुए इलेक्शन कमीशन तो अपनी इंटीग्रिटी को बचाना है, अपनी रेट ऑफ पावर को देखना है। उनके पास भी अगर सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान के पास आर्टिकल 190 की ताकत है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आर्टिकल 222 की ताकत है, जिसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट सूबाई असम्बलियाँ उनको डिक्टेशन नहीं दे सकती, हदायत नहीं दे सकती, उनके मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। तो ये सारे मामला तो आर्टिकल 222 ने कवर किए। फिर साथ साथ आर्टिकल 218 है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराते वक्त तमाम ठीक है कमर साहब, ये आप डायकोटमी ऑफ पावर आप बता रहे हैं, ये आप डिवीजन जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स तो आप बता रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ बाइंडिंग क्या है? कौमी असेंबली की कानून साजी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? आपके नजदीक क्या बाइंडिंग है? हमारा पॉइंट ऑफ ये है कि बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। अगर पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हैं कानून साजी करने का, तो पार्लियामेंट उसको हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके पास आइन की तशरीह करने के इख्तियारात हैं। तब अब दोनों इदारों की जो आपस में चल रही है कशमकश, तो मुमकिन है कि कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो इजलास अभी ख़त्म नहीं हुआ चल रहा है कमीशन का, वो फैसला करे कि हम किसी का नहीं पढ़ते माजराई में और हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। तो ये सारी मामला तो इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला करना है। उनके 5 मेंबर हैं और बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं। कमर साहब, I have to go on a break, लाइव प्रोग्राम है, सो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैरिस्टर उमर न्याई साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। सेंटर खलीद ताहिर सिंधु साहब भी मौजूद हैं, कमर दिलशाद साहब भी मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, सेंटर खलीद ताहिर सिंधु साहब PMLN के, और PTI के बैरिस्टर उमर न्याई साहब। उमर न्याई साहब, आपके पास मैं ज़रा ये सवाल लेके आऊँगी। मियाँ वाली में आप जलसा करवाना चाह रहे थे जो कि अब इमरान खान ने मुलतवी कर दिया, बल्कि मुलतवी क्या मनसूख कर दिया उन्होंने। सो मियाँ वाली में जो आप करवा रहे थे वो तो नहीं हो पाएगा। पिंडी में जलसा क्या आप कर पाएंगे? 28 सितंबर की तारीख है, कर पाएंगे ये जलसा आप लोग पिंडी में? और पिंडी में क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा, जलसों का बेसिकली ऑर्डर चेंज किया। अली अमीन साहब ने अनाउंस किया था कि पहले हम मियाँ वाली करेंगे, 29 की तारीख दी थी। अब ये आज बैरिस्टर गौहर खान साहब को मिल के निकले, उन्होंने 28 तारीख अनाउंस किया है। तो बेसिकली फॉलो अप है। अब देखते हैं, मुझे अब तक की तो इतला यही है कि पिंडी का ही पहले करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ज़ाहिरी बात है कि ऑलरेडी लाहौर बड़े शहर हैं। मियाँ वाली तो वैसे खान साहब का घर है, वो जिस वक्त भी कहेंगे घर तो एक दिन के नोटिस पे तैयार है, जब कहेंगे हम इंशाल्लाह ताला लाखों का मजमा इकट्ठा करके दिखा देंगे, वो हमारे लिए इशू है। लेकिन लाहौर को भी आप लोग अपना घर या अपना गढ़ कहा करते थे ना, लेकिन लाहौर सारा दिन वो आपकी जलसागाह सुनसान रही जब तक कि आपके KP से काफिले नहीं आ गए। नहीं, KP तो लाहौर पहुंचा ही नहीं था जी, लाहौर लाहौरियों ने भरा है। और इस दफ़ा आप देखें जो जलसागाह दी गई थी वो हमें शहर से बाहर दी गई थी। अगर आप रिंग रोड का मैप उठा लें, ये रिंग रोड का वो पोर्शन है जो सेंट्रल लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर है, मगर वहाँ भी आवाम पहुँची, भरपूर पहुँची। और अगर आप ड्रोन इमेजेस उठाएं ना, मैं जलसागाह की खाली बात नहीं करता, क्योंकि एलिवेटेड है, जो रिंग रोड साथ है वो ज़मीन से बहुत ऊँची है, मतलब 25-30 फुट ऊँची है। तो उसके ऊपर भी जो है ना अवाम का जमे गफ़ीर था और भरपूर माशाल्लाह से जलसा हुआ। और एक ऐसा जलसा हुआ जिसमें एक तो खान साहब की प्रेजेंस नहीं थी और दूसरा है मेन टीयर की लीडरशिप भी नहीं थी, तब भी लोग जो है ना जैम पैक रहे, मौजूद रहे। और ये आपका हक है कि आप अपने जलसे को कामयाब कहें, लेकिन लाहौर के सहाफ़ियों से भी अगर आप बात करें तो वो यही कहते नज़र आते हैं, बताते नज़र आते हैं, ख़ासतौर पर वो सहाफ़ी भी या वो लोग भी कि जिनके इंक्लिनेशन PTI के साथ नज़र आती है बज़ाहिर, वो भी कहते हैं कि जी लाहौर का जलसा आप लोग करने में कामयाब नहीं हो सके, कोई इतना बज़ाहिर इम्प्रेसिव जलसा नहीं था। हैविंग सेड दैट, सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी तक 2 जलसे आपने कर लिए ना, इस्लामाबाद और लाहौर का,
सो इससे कोई इम्पैक्ट आपके पॉलिटिकल सिनेरियो पे नज़र तो नहीं आता? नहीं, देखें, जलसों से बिल्कुल इम्पैक्ट आता है। जलसों का इम्पैक्ट है तो अगलों को जाती उम्रा को परेशानी है ना। अगर जलसों का इम्पैक्ट ना होता तो इनके वज़ीरों को 12-12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये ना साबित करना पड़ता कि जी जलसा उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। मतलब ये अभी तक परेशान है, मतलब गवर्नमेंट संभल ही नहीं पा रही। गवर्नमेंट उस फोबिया से ही PTI के से बाहर नहीं निकल रही। उनका फोकस ही ये है कि ये किधर स्टॉप करेंगे और इसी तरह से अगली हर मूव इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी का बायस बन रही। वरना अगर परेशानी ना होती तो इन्हें क्या 6 बजे पड़ी थी कि जी जनरेटर्स के मीटर काट रहे हैं, लाइटें बंद करवा रहे हैं, वो आपके सारा सामने है। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, इसका जवाब दे दीजिएगा कि आप लोगों ने एन 6 बजे लाइटें बंद करवाती हैं, कौन सी दुनिया में होता है? अली अमीन गंडापुर ने इसी पे तंज किया कि आपने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम PTV के खबरनामे के तौर पे आपने जलसा बंद करवा दिया, और बैरिस्टर उमर साहब भी कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत तो लड़खड़ा गई है सिर्फ 2 जलसों से ही। मैं बड़े एहतराम से वरीदा आपसे भी और बैरिस्टर साहब से भी अली अमीन गंडापुर का नाम ना लिया करें। जो कुछ उन्होंने खबर साथियों के बारे में, लोगों के बारे में कहा, मुझे जाती तौर पे मतलब माई पर्सनली कि वो पता नहीं उस वक्त किस हालत में क्या क्या जाते हैं। दूसरा, ये जो लाहौर का जैसे बिल्कुल नाकाम हुआ है और इनको हजीमत इतनी उठानी पड़ी है कि इसलिए अभी मेरा ख्याल है अभी कोई भी जलसा नहीं करेंगे। और जो कुछ पिंडी का करने जा रहे हैं 28 को, पिंडी का वो करने जा रहे हैं 28 को। नहीं, इनका कोई जलसा नहीं अब होगा, देख लो उनसे पूछ लो, क्योंकि इनके बंदे नहीं निकले ना। अब इतनी हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि अब मिनिस्टर साहब को पता कि अब हम जलसा नहीं करना। वो ठीक है आपका करने, लेकिन इनको एज ए सियासी वर्कर मैं कहता हूँ ये जहाँ भी जलसा करना चाहिए इनको जलसा करने की इजाजत होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। लेकिन आप लोग इनके साथ नहीं, क्या लोगों को मरवाना क्या करना है? उन्होंने अपने अपने घरों में बैठे होते सारे, और लोग बेचारे वहाँ पे उनको पता नहीं क्या इन्होंने झूठे ख्वाब हैं, झूठी तसल्लियाँ दी है। वो खत्म, उनको समझ लगी कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और मरीम नवाज़ ने सुबह पंजाब में अपना लोहा जो बनवा लिया अपना, और काम कर रही है बहुत ज्यादा। चलें, ये तो एक सियासी बहस थी, सियासी बहस से हट के वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। सेंटर खलील साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ करूंगी कि ये जिस वक्त बज़ाहिर लड़ाई नजर आ रही है, इसमें ज़ाहिर है हुकूमत का एक बड़ा अहम किरदार है, तो पहला कदम आपको लेना पड़ेगा ना इस वक्त जो इदारा जाती तकसीम या इदारों के माबैन जो तकसीम नजर आ रही है। बहुत अदब से, बहुत रिस्पेक्ट से आपको जवाब दूंगा। आपने तो बड़ी कोशिश की खान साहब को समझाने की भी, उनको कहा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप गवर्नमेंट बना ले। इन्होंने पहले भी गलती की, 2 गवर्नमेंटें वहां छोड़ी, नेशनल गवर्नमेंट छोड़ी। आप भी इनसे हम यही कहते हैं, जिनसे ये बात करना चाहते हैं उनसे इनकी कोई बात नहीं होनी, क्योंकि उनको जब मीर जाफर मीर सादिक पता नहीं कहाँ तक पहुंचा दिया, और फिर शाम को उन्हीं को एक्सटेंशन देना शुरू कर देते हैं अपना अली साहब के पास बैठ के। लिहाजा आपकी इनको डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऐसे काम नहीं होगा। दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मेरे लिए सारे काबिल जजेस काबिल हैं, बहुत काबिल कराम है, लेकिन वो तो आपस में उनके बहुत सारे मसाइल बन चुके हैं। मेरी पता, मुझे यकीन कीजिए, गॉड फॉर वीडियो, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम करते हैं। सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, बैरिस्टर उमर न्याई साहब, और कुछ देर पहले कमर दिलशाद साहब भी मौजूद थे, और इससे पहले जस्टिस शाहिद जामिल साहब रिटायर्ड, वो भी मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़। एक हैं और एक रहेंगे।